हेलो स्टूडेंट। तो इस समय सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड होकर कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन पे बेस्ड है। क्वेश्चन वन है कि ये एक स्क्वायर प्लेट है, जिसका साइड लेंथ ए के बराबर है और इसके सेंटर के लाइन से एक डिस्क है जिसका सेंटर कोइंसाइड कर रहा है और इस डिस्क का रेडियस फील्ड होगा मास से। डिस्क होगा तो कंप्लीटली फील्ड होगा मास से। कह रहा है मास डेंसिटी आर सेम। कह रहा है इसकी मास डेंसिटी और इसकी मास डेंसिटी अगर सेम है तो बताइए डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्वायर। इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस स्क्वायर के सेंटर से कितनी दूरी पे है। अगले पार्ट में कह रहा है कि सपोज करिए इसका मास इसके मास का ट्वाइस है, तो फिर बताइए इस स्क्वायर के सेंटर से सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए मैंने सबसे बड़ी बात है कि एक सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट का हेल्प लिया जाए। वो ये है कि सेंटर मास कहाँ होगा सिस्टम का, तो इस पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, इस पूरे रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे। तो हम लोग चाहे तो क्या कर सकते हैं। अच्छा एक और बात, किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए अगर तुम चाहो तो इंडिविजुअल के सेंटर ऑफ मास के हेल्प से निकाल सकते हो। इंपॉर्टेंट वर्ड है। टू फाइंड सेंटर ऑफ मास of any system, we can take the help of center of mass of individual particle or object, and you can replace that object with the help of center of mass position, placing total mass at that positions. Okay, देखिए तो मास डेंसिटी है और ये क्या प्लेट है, प्लेट है ना, तो प्लेट का मास पर यूनिट एरिया लिखा जाता है एंड दिस वन इज सिग्मा। याद करिए कंटिन्यूअस मास का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन में मैंने आपको क्या बताया था, मास पर यूनिट एरिया इक्वल्स टू सिग्मा। क्या करेंगे अब एक चीज रखना, अभी मैंने क्या बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर सकते हो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन में। तो सबको हटाओ और इसकी जगह पे एक सिंगल पॉइंट रखो, सिंगल पॉइंट सीधे इसी के सामने सीधे ऐसे इस पॉइंट को रख दिया इस सेंटर को, क्योंकि इस पूरे का सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा। ओके होगा। और यहाँ पे टोटल मास क्या रखोगे। अच्छा मास किससे आएगा, डेंसिटी में इस एरिया को मल्टीप्लाई करके, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई एरिया। यहाँ क्या लिखेंगे सिग्मा इंटू एरिया क्या है ए इंटू ए स्क्वायर लिख लिया, दिस इज द मास। अब इसके ठीक सामने ऐसे आगे बढ़ाइए ऐसे और इसी लाइन में आएगा, इसी लाइन में आएगा ना, इसके ठीक सामने ऐसे यहां पे इसका मास रख देंगे। इसका मास क्या होगा, मास डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई इसका एरिया पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। मास डेंसिटी है, प्लेट है, अच्छा प्लेट है तो उससे मास पर यूनिट एरिया होता है। तो इसका मास निकाल लिया डेंसिटी में एरिया मल्टीप्लाई करके, इसका मास निकाल लिया डेंसिटी में एरिया मल्टीप्लाई करके। दोनों के सेंटर की बीच दूरी कितनी है, ये है a/2, ये है a, टोटल a है ना, तो a/2 ये a, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी 3a/2। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है एक नए क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, जिसमें दो सिंगल पॉइंट मास है, दो सिंगल पॉइंट मास है। इसका जो मास है इसके बराबर है और इसका मास इसके बराबर है और बीच की दूरी 3a/2 है। अब इस पूरे क्वेश्चन को एक नए क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया जिसमें पॉइंट मास आ गया। अब पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास तो आप पहले लेक्चर में सीखे थे, तो आप उसका हेल्प ले लीजिए। आप इधर दिखाएंगे एक्स एक्सेस, इधर दिखाएंगे वाई एक्सेस। तो अच्छा एक चीज देखिए, अगर ये दो पॉइंट एक ही लाइन में है तो सेंटर ऑफ मास इसी डायरेक्शन में कहीं पे होगा। इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट नहीं कैलकुलेट करना है, क्या निकालना है एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्सियम क्या आएगा, दिस वन इज इसका मास इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट सिग्मा ए स्क्वायर इंटू 0 प्लस इसका मास इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट
सिग्मा पाई ए स्क्वायर इंटू इसका एक्सपोनेंट क्या आएगा 3a/2 एंड डिवाइड बाई टोटल मास सिग्मा ए स्क्वायर एंड प्लस सिग्मा पाई ए स्क्वायर एंड दिस वन इज आंसर। इसलिए कि अगर किसी भी इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिनके सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पूरे क्वेश्चन को डिस्क्रीट पॉइंट मासेस में कन्वर्ट कर देंगे और उसके साथ हम लोग सेंटर ऑफ मास निकाल देंगे। मेरा मतलब ये है कि जितने भी ऐसे ऑब्जेक्ट बने होंगे उनके सेंटर ऑफ मास के जगह पे वो टोटल मास लिख देंगे और उसको एक ऐसे क्वेश्चन कन्वर्ट कर देंगे जिसमें सारे पॉइंट क्या होंगे, सारे पॉइंट मासेस होंगे और फिर पॉइंट मास वाला कॉन्सेप्ट लगा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, अब मैं सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं, कह रहे कि मास ऑफ स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ द मास ऑफ डिस्क, देन फाइंड सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब इसका जो मास है वो ट्वाइस है, तो इसके सेंटर की जगह पे क्या लिखेंगे, ट्वाइस एम लिख लो। अब इसका हेल्प नहीं लोगे क्योंकि ये पहले क्वेश्चन के लिए मास डेंसिटी ट्वाइस थी, दूसरे क्वेश्चन के लिए मास डेंसिटी ट्वाइस नहीं है। मास का ट्वाइस होने का मतलब नहीं कि मास डेंसिटी ट्वाइस हो गई, क्यों, क्योंकि एरिया अलग अलग है। तो मास ऑफ स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ द डिस्क का डिस्क, तो स्क्वायर का मास ट्वाइस है तो ट्वाइस एम लिख लो, और डिस्क का मास एम है तो एम लिख लो। अब ये पूरा क्वेश्चन इस क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। अब 20 में तो 3a/2 होगी। अब पॉइंट मास कन्वर्ट हो गया तो सेंटर ऑफ मास क्या लिखोगे, 2m इंटू 0 प्लस m इंटू 3a/2 डिवाइड बाई टोटल मास 2m प्लस m इट इज 3m। अब यहां से देखो 0 आएगा, m से m कटेगा, ये वैल्यू क्या आ गई a/2, तो आंसर इज a/2। तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो 2m मास से a/2 की दूरी पर होगा, और किस लाइन में होगा, इसी लाइन पे होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग और कर रहे हैं, इसमें कह रहा है कि एक रॉड है इस तरीके से L लेंथ का, और एक सेमी सर्कल रिंग है जिसका रेडियस L के बराबर है। कह रहा है एक मास डेंसिटी आर सेम, यहां से लेके यहां तक हर जगह मास डेंसिटी सेम है, तो बताइए इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस एंड से कितनी दूरी पर होगा। ठीक है, अच्छा अगर मान लो कभी क्वेश्चन में ये ना दे मास डेंसिटी सेम है, ये ना लिखा हो, तो डिफॉल्ट केस मान लेना कि सेम दिया होगा। ठीक है, अभी क्या है कि एक रॉड है, एक सेमी सर्कल, सेमी अंडरलाइन है, सेमी सर्कल रिंग है, तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है कि इस एंड से कितनी दूरी पर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको y एक्सिस मान लेंगे और इसको x एक्सिस मान लेंगे। पहला काम x एक्सिस y एक्सिस मानना है, पहला काम क्या करना है, x एक्सिस y एक्सिस मानना है। दूसरा काम क्या करना है, इस पूरे रॉड को एक सिंगल पॉइंट मास से रिप्लेस करेंगे जो इसके सेंटर ऑफ मास होगा। तो रॉड है ना, तो रॉड का सेंटर मास कहाँ होगा, एकदम बीच में दिखा देंगे, बीच में दिखा देंगे, और इसकी दूरी यहां से कितनी होगी, दिस वन इज L/2, और यहाँ पे कितना मास रखेंगे। अच्छा रॉड है, रॉड वाले केस में जो मास डेंसिटी होती है ये मास पर यूनिट लेंथ होती है, dm/dl लिखते हैं। रॉड वाले केस में मास डेंसिटी dm/dl होती है। प्लेट के केस में मास डेंसिटी मास पर यूनिट एरिया होता है। सॉलिड स्फीयर के केस में या सॉलिड चीजों में मास डेंसिटी 3 डायमेंशनल चीजों में मास पर यूनिट वॉल्यूम के हेल्प से सॉल्व किया जाता है। ये इन जनरल स्टेटमेंट है। तो देखो अगर मास डेंसिटी लैम्डा है तो यहां से लेके यहां तक का लेंथ L है ना, तो कोई पूछे इतने पार्ट का मास क्या होगा, तो लैम्डा में इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना, डीएम बराबर क्या होगा, डीएल इधर भेज दो, लैम्डा इंटू डीएल, इतने पार्ट का मास क्या होगा, इतने पार्ट का मास लैम्डा इंटू एल, लिख लें आपके मास। अब बात करेंगे इस रिंग का। अच्छा ये रिंग है, रिंग का सेंटर ऑफ मास आपको पता है ना, रिंग का सेंटर ऑफ मास जो होता है वो रिंग के बाइसेक्टर में होता है, और कितने दूरी पे होता है, 2r/π। बताया था ना कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे जब प्रूफ दिखा रहा था, 2r/π रिंग का बोला था, 4r/3π डिस्क का बोला था, याद करो। तो इस पूरे का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एंगल बाइसेक्टर पे होगा। तो ये सेमी सर्कल है ना, इसका एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, ये होगा, इस पे होगा, और इस पे कितनी दूरी पे होगा, ये है
यहाँ पे होगा, लेट्स दिस वन इज, और ये से दूरी होगी, ये दूरी कितनी होगी, ये से दूरी होगी, दिस वन इज 2r अपान पाई, और r रेडियस l था ना, l था ना, तो 2r अपान पाई लिखेंगे, ये दूरी आ गई। अच्छा ठीक है, इतना दूरी होगा, और इसकी यहाँ से दूरी क्या होगी, इसकी यहाँ से दूरी क्या होगी, यहाँ से भाई y कोऑर्डिनेट बना ना, इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है इस 12 अपन पाई, और इसी पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट बनेगा, x कोऑर्डिनेट ये वाला दूरी, ये तो पूरा l है, ये l/2 होगा, नहीं ये भी l होगा, क्यों, क्योंकि रेडियस l है ना, इसका रेडियस l के बराबर है। तो कोई पूछे कि इस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास का, इस रिंग के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना है, तो ये भी l है, ये भी l है, तो ये क्या बनेगा 12, ये दूरी 12 बनेगी। एक काम करते हैं ना, लिख लेते हैं, ये जो रॉड है इसका मास कितना है, लैम्डा l है, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट है ये दूरी l/2, तो x कोऑर्डिनेट इज l/2 और y कोऑर्डिनेट इज 0। और इसका मास है, इसका मास कितना होगा, इस रिंग का मास क्या होगा, मास पर लेंथ में इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, ये लेंथ क्या होगा पाई r, पाई इंटू r, तो पाई इंटू r किसके बराबर है, l के, आ गया। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट ये दूरी है, ये दूरी है, तो ये l है, ये l है, ये भी l है, इट इज 2l, x कोऑर्डिनेट इज 2l, और y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, ये दूरी, इट इज 2l अपान पाई, आ गया, ओके। अभी पूरा क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, जिसमें एक पॉइंट मास ये है, जिसका मास इतना है और x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट इतना है, एक पॉइंट मास ये है जिसका कोऑर्डिनेट इतना है, कोई कुछ x कोऑर्डिनेट बताइए इस पूरे सिस्टम का x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2, m1 क्या है लैम्डा l, x1 इसका x कोऑर्डिनेट l/2 m1 x1 प्लस m2 x2, m2 इसका मास है लैम्डा पाई l m2 x2 इसका x कोऑर्डिनेट 2l डिवाइड बाय m1 प्लस m2 लैम्डा l प्लस दिस वन, यहां से लैम्डा l कॉमन निकलेगा तो 1 प्लस पाई बनेगा, यहां से लैम्डा l निकाल लो, तो क्या बनेगा l/2 प्लस लैम्डा l बाहर निकल क्या बनेगा 2 पाई l डिवाइड बाई, यहां से क्या है 1 प्लस पाई, दिस वन इज द x कोऑर्डिनेट। आप कोई पूछिए इसका y कोऑर्डिनेट बताइए सिस्टम का, तो फिर m1 y1, m1 क्या है लैम्डा l, और y कोऑर्डिनेट क्या है इसका 0, प्लस m2 y2, m2 कितना है लैम्डा पाई l, y2 क्या है 12 अपान पाई, m1 प्लस m2 लैम्डा l प्लस दिस वन, लैम्डा l एक बार फिर कटेगा तो इससे हटेगा तो ये क्या बनेगा, पाई से पाई कट गया ना, ये बन गया 2l अपान, पाई से पाई कटेगा तो 2l अपान, लैम्डा l बाहर निकलेगा तो 1 प्लस पाई। तो इस तरीके से मैंने क्या निकाल लिया, x कोऑर्डिनेट निकाला सेंटर ऑफ मास का, y कोऑर्डिनेट निकाल लिया सेंटर ऑफ मास का। तो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, कल्पना करो ना दो पॉइंट है, तो सेंटर ऑफ मास इन्हीं को ना मिलाने वाले लाइन पे होगा, इन्हीं को ना मिलाने वाले लाइन पे होगा, ऐसे यहीं पे कहीं होगा, इधर बीच में कहीं पे। इसका जो x कोऑर्डिनेट आएगा, x कोऑर्डिनेट वो इतना है, और जो y कोऑर्डिनेट आया वो इतना है। तो कोई पूछे कि बताइए इस सेंटर ऑफ मास की दूरी इस ओरिजिन से कितनी होगी, तो फिर x कोऑर्डिनेट पता है, y कोऑर्डिनेट पता है, सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से पता करना है तो लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, और क्या लिखेंगे अंडर रूट ऑफ xcm का स्क्वायर प्लस ycm का स्क्वायर, and this one is answers. Okay, now next question. तो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें है कि एक ऑब्जेक्ट है, ये पूरा मास से भरा पड़ा है, ये पूरा मास से भरा पड़ा है, ठीक है, और ये वाला पार्ट खोखला है, खाली है। तो कह रहा है कि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताइए, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, तो क्या करेंगे देखो,
जब तुम आरसीएम वेक्टर लिखते हो ना, आरसीएम वेक्टर्स, वो क्या लिखते हो? सिग्मा एम आई आर आई वेक्टर डिवाइड बाई सिग्मा एम आई लिखते हो। मतलब हर पॉइंट का मास इंटू उसका पोजीशन वेक्टर, अगर आप ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लें, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट मास सिलेक्ट कर लें जिसका मास मान लो एम आई है और इसका पोजीशन वेक्टर मान लो आर आई है। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे सिग्मा एम आई आर आई अपॉन सिग्मा एम आई, और हर छोटे छोटे मास पे लगा देंगे और जोड़ देंगे, आंसर जाएगा। और ये क्या है? अच्छा, इसको बोलते हैं एम आई आर आई इज मास मोमेंट, मास मोमेंट वेक्टर। इसको लिखने का एक और तरीका है, एक काम करते हैं, इस कैविटी को, ये जो कैविटी है ना, इसको कैविटी मत मानो। इस मान लो एक प्लेट है जो कि पूरा पूरा भरा पड़ा है, तो इस पूरे भरे पड़े का मास मोमेंट निकालो और उसमें से ये वाला मास मोमेंट घटा दो, तो क्या वो यही आ जाएगा? हाँ, यही आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सपोज कि मेरा हाथ है, ठीक है, और ये यहाँ पे खाली कर दो, यहाँ पे खाली कर दो, होल कर दो, बाहर निकाल दो बाकी चीजों को, खाली जगह पर। कोई पूछे इतने पार्ट का मास मोमेंट बताइए, तो क्या करेंगे? सुनना, पहले मान लूं कि ये पूरा भरा हुआ है, तो होल नहीं है, पूरा भरा हुआ है। हर पॉइंट का मास मोमेंट निकाल लो, उसमें से ये जो होल है ना, इसका मास मोमेंट घटा दो, रिमेनिंग पार्ट का मास मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सोच सकते हो। जैसे कि मान लो मेरे पास 10 रुपया है, तुम्हारे पास 5 रुपया है, टोटल कितने पैसे हुए? कितने रुपए हुए? 15 रुपये। अब मैं एक तरीका, अगर कोई पीछे मेरा पैसा बताओ, तो या तो सीधे बोलो 10 रुपये, या तो ऐसे बोलो टोटल 15 रुपये में से तुम्हारा वाला पैसा घटा दो, आ गया 10 रुपये। वही ये भी चीज है, वेक्टर क्वांटिटी ना पूरा वेक्टर मेथड फॉलो करेगा। हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि कैविटी नहीं है, वर्ड यूज कर रहा हूं, मान लिया कि होल नहीं है, तो पूरे सिस्टम का मास मोमेंट निकालो और ये वाला होल का मास मोमेंट घटा दो। वही मैं कर रहा हूं कि कैविटी नहीं है ये मानते हुए, मान लो कि पूरा पूरा एकदम सेम है, सारी जैसे सॉलिड है वैसे सॉलिड है, जैसा सॉलिड है जिस डेंसिटी का उसी डेंसिटी का ये भी है। तो पूरा मास मोमेंट निकालो कैविटी का को मास मानते हुए, कैविटी को मास मानते हुए पूरे का मास मोमेंट निकालो, उसमें से कैविटी वाले पार्ट का मास मोमेंट घटा दो। तो ऐसे लिख सकते हो एम आई आर आई टोटल, मतलब विदाउट कैविटी, दिस वन इज द विदाउट कैविटी, विदाउट कैविटी, विदाउट कैविटी माइनस एम आई आर आई ऑफ कैविटी एंड डिवाइड बाई, ये एम आई किससे आएगा? जब कैविटी नहीं थी तो टोटल मास निकालो, टोटल मास, जब कैविटी नहीं थी तो टोटल मास माइनस कैविटी वाले का मास घटा दो। ये टोटल मास है विदाउट कैविटी, ये कैविटी वाले पार्ट का मास लिख सकते हैं। तो ये पार्ट क्या है? ये पार्ट है, इन्हीं सबका तो मास मोमेंट है, तो तुम ऐसे लिख सकते हो। एक और चीज एक बार देखना, ये क्या है? ये है कैविटी नहीं होती तब मास इनटू पोजीशन। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अगर अलग अलग निकालते हैं ना, अलग अलग, सपोज फॉर एक्सियम में निकालता तो मैं इसको कैसे लिखता? टोटल मास इनटू विदाउट कैविटी टोटल मास का सेंटर ऑफ मास, या रुको इसको ऐसे लिखो, M1 x1 माइनस M2 x2 डिवाइड बाई M1 माइनस M2, इस तरीके से वही है। ये पूरा बन जाएगा M1 x1 में, ये पूरा बनेगा M2 x2। तो M1 क्या है? टोटल मास है, M2 क्या? कैविटी वाले पार्ट का मास। अब लिखिए तो वेयर, स्टेटमेंट नोट करना, वेयर M1 is
टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कैविटी, विदाउट कैविटी अंडरलाइन है, m1 is total mass of object without cavity. x1 is x coordinate of center of mass without cavity. x1 is x coordinate of center of mass without cavity. अगर ये कैविटी नहीं है तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है x1. m2 is mass of ऑब्जेक्ट दैट फॉर्म कैविटी, इस कैविटी को जो फॉर्म कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का मास है. m2 इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फॉर्म. x2 इज x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फॉर्म कैविटी. ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले के सहायता से, इस फॉर्मूले के सहायता से पता कर सकते हो कि पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना होगा. क्योंकि माइनस लगा हुआ है इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट. अब देखिए x से निकाल लिया, वैसे इस पूरे सिस्टम का y से निकाल सकते हैं. वैसे आएगा m1 y1 माइनस m2 y2 डिवाइड बाई m1 माइनस m2. सिमिलरली ZCM निकालोगे m1 z1 this one एकदम सेम है. तो कौन क्या है वो भी एकदम सेम होगा. m1 क्या है, या ये m1 चाहिए m1 एकदम सेम है. ठीक है, m2 क्या है, जो ये है वही एग्जैक्टली वही एग्जैक्टली वही. y1 क्या है, y1 इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कैविटी. जैसे x कोऑर्डिनेट था वैसे y कोऑर्डिनेट है, वैसे ये z कोऑर्डिनेट होगा. हर चीज सेम है. अब कोई पूछे इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, तो RCM वेक्टर बनेगा XCM i कैप प्लस YCM j कैप प्लस ZCM k कैप. एंड दिस इज आंसर्स. ओके, क्वेश्चन करते हैं. देखिए इस क्वेश्चन का रहा है कि एक डिस्क है, एक डिस्क है जिसमें एक कैविटी बनी हुई है और इस कैविटी का जो सरफेस है उस डिस्क के सेंटर से पास कर रहा है और इसको टच कर रहा है. कर इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस डिस्क के सेंटर से बताइए. ठीक है, तो एक तो बेसिक टर्म मैं तुम्हें बता दो पिछले पेज से ही. देखिए अगर ये कैविटी नहीं होती तो सपोज को सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता. अगर ये कैविटी नहीं होती तो सपोज को सेंटर ऑफ मास यहाँ होता. अगर कैविटी बना दिए ना तो सेंटर ऑफ मास इधर भागेगा कि उधर भागेगा, उधर भाग जाएगा. क्यों, क्योंकि उधर मास ज्यादा हो गया ना. जैसे कोई कहे कि मान लो एक मास यहाँ पे, एक मास यहाँ पे, एक मास यहाँ पे, इस पूरे का सेंटर ऑफ मास सपोज करो यहाँ पे है, यहाँ पे ये मास हटा दो तो सेंटर ऑफ मास कहाँ भागेगा, इधर कि उधर, उधर चला जाएगा ना. जिधर मास ज्यादा होता है उधर शिफ्ट कर जाता है. सेंटर ऑफ मास ऑलवेज शिफ्टेड टुवर्ड हायर मास ऑब्जेक्ट. तो इधर से अगर मान लो इस पूरे का और इस पूरे का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ रहा है, तो जब ये हट गया तो सेंटर ऑफ मास और उधर शिफ्ट हो जाएगा ना. इसका मतलब जब मास हटता है तो सेंटर ऑफ मास उसके अपोजिट मूव कर जाता है. वही चीज यहाँ पे भी है कि अगर आपने इस कैविटी को बना दिया तो कोई पीछे सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इस सेंटर के इधर होगा कि सेंटर के इधर होगा. तो तुम क्या कहोगे, सर सेंटर के इधर होगा. क्यों, तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि अगर ये कैविटी नहीं होती तो पूरा कंप्लीट डिस्क होता. अगर ये पूरा कंप्लीट डिस्क होता तो सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होता, और आपने इस साइड से मास हटा दिया तो सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट करेगा, उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा. ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट कर जाएगा. तो चलिए पता करते हैं. तो इस पूरी डिस्क का सेंटर यहाँ पे और इस का यहाँ पे है, तो सेंटर मास इसी लाइन पे होगा ना, इसी लाइन पे होगा सेंटर मास, इसी लाइन पे होगा, इस लाइन पे होगा. मान लो यही x कोऑर्डिनेट x एक्सिस है. इसका फायदा क्या होगा भाई, अगर ये दो पॉइंट मासेज हैं और इसी को मिला लिए तो यहीं से तो निकालना है, तो फिर x सही आ जाएगा. अगर तुम ऐसे मानते एक्सिस ऐसे मानते फिर इसका y कोऑर्डिनेट निकालो, फिर x निकालो, फिर इतना कौन करेगा. सीधे ऐसे
इसके सेंटर और इसके सेंटर मिलाने लाइन ऐसे खींच दो, और इसी लाइन पर कहीं कहीं होगा। चलो बताता हूँ, मुझे बताओ। अब इस पूरे का फॉर्मूला क्या लगाना है? इस पूरे का जो मास है, इस पूरे का मास m1, फॉर्मूला क्या था? एक्सियम इक्वल्स टू m1 x1 माइनस m2 x2 डिवाइड बाई m1 माइनस m2। m1 क्या है? m1 है मास ऑफ होल ऑब्जेक्ट विदाउट कैविटी। तो डिस्क है ना, तो डिस्क में मास पर यूनिट क्या होता है? एरिया होता है। डिस्क में मास पर यूनिट एरिया इट इज सिग्मा, मास पर यूनिट एरिया इट इज सिग्मा। तो m1 क्या लिखोगे? सिग्मा इंटू इतने पार्ट का मास क्या लिखोगे? सिग्मा इंटू ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया क्या होगा? पाई इंटू आर स्क्वायर, पूरा एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर। तो ये m1 क्या है? m1 जो है इस पूरे का मास है विदाउट कैविटी। और x1 क्या है? इस पूरे का सेंटर ऑफ मास विदाउट कैविटी। तो अगर कैविटी नहीं होता तो इस पूरे का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता? इसी पे तो होता। और अगर यही x एक्सिस है और इसी को आपने y एक्सिस मान लिया ऐसे, ये तो ओरिजिन बन गया। ओरिजिन ये बना लेना x एक्सिस y एक्सिस, ये ओरिजिन बन गया। तो x नॉट क्या आ गया? 0। सिमिलरली कैविटी वाले पार्ट का, अच्छा कैविटी वाले पार्ट का मास क्या होगा? इट इज m2। तो m2 क्या होगा? सिग्मा मास डेंसिटी में इस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा यहां से लेके यहां तक r है ना, तो इसका जो रेडियस होगा, इसका जो रेडियस होगा कितना होगा? r/2 होगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक r है तो डायमीटर बन गया। यहाँ पे टच कर रहा है ये डिस्क, यहाँ पे टच कर रहा है बस, तो ये डायमीटर बन गया। तो ये क्या बनेगा? r/2 r/2। तो सिग्मा इंटू इस कैविटी वाले पार्ट का एरिया इट इज पाई इंटू r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे क्या आ गया? सिग्मा पाई r²/4। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x2। इसका x2 इस पूरे कैविटी का सेंटर ऑफ मास यही है ना, तो इसका x कोऑर्डिनेट ओरिजिन ये है, इसका x कोऑर्डिनेट ये दूरी है ना, दिस वन इज r/2। अब क्या करो, इसको उठा के फॉर्मूला रख दो। तो m1 की जगह पे सिग्मा पाई r², सिग्मा पाई r², x1 इज 0, m2 कितना? सिग्मा पाई r²/4 इंटू x2 क्या है? r/2 एंड डिवाइड बाय m1 माइनस m2। m1 से m2 घटा दो, तो सिग्मा पाई r², से क्या आएगा? कल्पना करो से क्या आएगा? कल्पना करो से क्या आएगा? कल्पना करो सिग्मा पाई r² कट जाएगा, यहां से क्या आएगा? r/8 माइनस r/8 आएगा, डिवाइड बाई ये 4 3 इट इज 3/4। तो वैल्यू इज माइनस r/6। तो x कोऑर्डिनेट आ गया माइनस, माइनस साइन बता रहा है कि अगर ये ओरिजिन है तो सेंटर ऑफ मास इधर नहीं होगा, किधर होगा? उल्टा होगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव है ना, उल्टा होगा। तो सही है। तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से कितना दूरी इधर है? तो r/6 सेंटीमीटर, r/6 यूनिट इस डायरेक्शन में। और ये बता रहे कि उल्टा शिफ्ट कर गया। ये मैं तो कॉमन सेंस से बता रहा था, कैविटी अगर इधर बनाओगे तो सेंटर ऑफ मास उसके उल्टा भाग जाता है। अब देखो नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट से हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे, वो जहां से भी पूछेगा कि सेंटर ऑफ मास इस यहां से कितनी दूरी पे है, तो उस पॉइंट को ओरिजिन मान लोगे। फर्स्ट स्टेप उस पॉइंट को ओरिजिन मानोगे, फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेना। सेकेंड इस फॉर्मूले को लिखोगे। थर्ड m1 निकालना, x1 निकालना, m2 निकालना, x2 निकालना। एक बार आ गया इस फॉर्मूले में प्लेस करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर तुम्हारा दिमाग कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में नहीं है, वाई पे भी नहीं, वो कहीं इधर उधर है, तो आपको एक्ससीएम में निकालना पड़ेगा, वाईसीएम में निकालना पड़ेगा। तो फिर इससे दूरी क्या होगी? √xcm² प्लस ycm²। गॉट इट? ये क्वेश्चन और कर देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि एक सेमी सर्कुलर डिस्क है जिसका इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है। समझ सकते हो? एक
सर्कुलर प्लेट है ऐसा, एक प्लेट है ऐसा जिसका इधर से रेडियस r1 है और ये रेडियस बाहर वाला r2 है। इनर रेडियस r1 है और आउटर रेडियस r2 है। पूछ रहा है फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम सेंटर। इस पॉइंट से कितनी दूरी पे इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो तरीका है इंटीग्रेशन, जो मैंने आपको बताया था सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन, उसमें रेडियस आपको r1 से r2 वेरी कराना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके एक बार कंटिन्यूअस मास वाला देख लीजिएगा, इसमें रेडियस r1 to r2 वेरी कराएंगे, आंसर आ जाएगा। और एक तरीका क्या है, नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट। मैं क्या मानूंगा, मान लूंगा कि ये r2 रेडियस का पूरा डिस्क फुल भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है, उसमें से r1 वाला जो पार्ट है ना वो घटा देंगे, आ जाएगा ये वाला पार्ट। तो उस कॉन्सेप्ट का हम हेल्प ले सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, देखिए सबसे पहले ऐसे दिखाया, मान लिया एक्स एक्सिस बाय एक्सिस, ये बन गया ओरिजिन आपका, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास किस एक्सिस पे आएगा, वाई एक्सिस पे ही आएगा। वाई सिमेट्री देख सकते हो। अच्छा, ये जो पार्ट है इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो अच्छा कितनी दूरी पे आएगा। तो अगर कैविटी नहीं होती तो ये जो पार्ट बनता, ये जो पार्ट बनता, ये जो पार्ट बनता, ये पार्ट क्या पूरा पूरा डिस्क बनता, पूरा पूरा डिस्क बनता। कितने रेडियस का बनता, r2 रेडियस का, ये r2 है ना, r2 रेडियस का बनता। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बाइसेक्टर पे होता है। अब बाइसेक्टर पे कितना दूरी पे होता है बता सकते हो। हाँ, 4r/3π। याद करो, ये मैंने लिखवाया था, कंटिन्यूअस ऑब्जेक्टिव प्रूफ करवाया था, 4r/3π। ये सेंटर ऑफ मास आएगा 4r/3π पे। और इसका मास कितना लिखोगे, इसका जो मास होगा ये तुम लिख सकते हो, मास कितना लिखोगे इसका। तो डिस्क है ना, तो मास पर यूनिट एरिया का हेल्प लोगे, dm/da का हेल्प लोगे। डिस्क है तो मास पर यूनिट एरिया टेस्ट सिग्मा। तो सिग्मा इनटू इस पूरे के एरिया, इस पूरे के एरिया क्या बनेगा, टेस्ट पाई, और इसका रेडियस क्या r2 है ना, r2 है, तो पाई r2 का स्क्वायर बाई 2, ये बन गया। इसका मतलब कि तुम इसके जगह पे, इस पॉइंट की जगह पे एक मास लिख सकते हो कितने का, सिग्मा इंटू पाई r2 स्क्वायर बाई 2। अब कोई पूछे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट की दूरी बनेगी 4r/3π। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि इसी को तो आप y एक्सिस है, यही तो आपका y एक्सिस है और यही तो आपका x एक्सिस है। तो मैंने इसको लिख लिया, इस पॉइंट को, मास को, और उसके कोऑर्डिनेट लिख दिया। अब हमें बात किसकी करनी है, ये r2 रेडियस कंप्लीट भर दिया, अब r1 रेडियस घटाना होगा ना, इसमें से r1 रेडियस वाला घटाना है, r1 रेडियस वाला सब्ट्रैक्ट करना है। ये है r1 रेडियस का, और r1 रेडियस को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ये भी कंप्लीट भरा हुआ, और इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो भी तो इसी y एक्सिस पे आएगा। अगर ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, तो इसी पे आएगा। तो इसका मास क्या होगा, सिग्मा इंटू पाई r1 का स्क्वायर बाई 2, सिग्मा इंटू ये वाला एरिया क्या आएगा, पाई r स्क्वायर बाई 2। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट 0, x एक्सिस 0, और y कोऑर्डिनेट में ये दूरी आएगी, और ये दूरी कितनी आएगी, ये बनेगी 4r4। अच्छा, ये 4r2 है, ये 4r1/3π बनेगा, 4r2/3π, ये 4r1/3π। इसका मतलब आपने क्या किया, आपने निकाल लिया कि अगर ये पूरा डिस्क कंप्लीट होता, कैविटी नहीं होती, तो उसका मास कितना होता और उसका कोऑर्डिनेट क्या होता। और ये जो पार्ट है आपने इसका मास निकाल लिया, ठीक है, और उसका कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब फॉर्मूला क्या रहेंगे, वाई सी एम की एक्स सी एम, वाई सी एम निकालेंगे। क्यों भाई, सिमेट्री बता रही है कि सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे आएगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे होगा और ये वाला पार्ट इसके थोड़ा सा नीचे होगा। क्यों, क्योंकि r2 ज्यादा है ना r1 से, तो r2 वाला सेंटर मास ऊपर होगा, r1 वाला नीचे होगा, और दोनों किस एक्सिस में होंगे, y एक्सिस में होंगे, दोनों ही y एक्सिस में होंगे। तो YCM निकालना, XCM तो 0 आ जाएगा, तो YCM और क्या होगा, m1 y1 माइनस m2 y2। नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, क्यों, कैविटी है ना,
अपन m1 माइनस m2, और यही आंसर आएगा। m1 ये वाला मास प्लेस कर दो, तो सिग्मा पाई r2 स्क्वायर बाई 2, m1 y1 क्या है 4r2 अपान 3 पाई, m2 क्या है सिग्मा पाई r1 स्क्वायर बाई 2, और ये क्या है 4r1 अपान 3 पाई एंड होल डिवाइड बाई m1 माइनस m2, तो सिग्मा पाई r2 स्क्वायर बाई 2 माइनस सिग्मा पाई r1 स्क्वायर बाई 2, एंड सॉल्व कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। गॉट इट। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्लेट था, एक रेक्टेंगुलर प्लेट था, ये रेडियस का, ये लेंथ का और ट्वाइस विड्थ का, ऐसा रेक्टेंगुलर प्लेट था। इसमें से आपने क्या किया, इस तरीके से एक सेमी डिस्क कट करके बाहर निकाल दिया, ऐसा डिस्क कट करके बाहर निकाल दिया, सेमी डिस्क कट करके बाहर निकाल दिया। इस सेमी डिस्क का जो रेडियस होगा वो ये होगा, तो अगर ये 2a है तो 2a डायमीटर हो गया, तो बनेगा a, ये बनेगा a, ये बनेगा a, तो सेमी डिस्क कट के बाहर निकाल दिया। पूछ रहा फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम सेंटर ऑफ आर्क, इस आर्क के सेंटर से इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितने दूरी पे है, तो कट करके बाहर निकाला गया ना, मतलब नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट का हेल्प लेना है, नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट का हेल्प लेना है। तो क्या करेंगे, पहले मानेंगे कैविटी नहीं है, अगर कैविटी नहीं होती तो पूरा पूरा भरा होता, मतलब ये सिस्टम ऐसा होता, इस तरीके से होता, कैविटी नहीं होती तो ये लेंथ a के बराबर होता। अब बाइसिमेट्री, अगर इसको बाइसेक्टर ऐसे बना देना, इसका सेंटर यहाँ पे होगा, इस पूरे का सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, इस पूरे का सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे होगा ना, इसी लाइन बाइसेक्टर पे होगा, यहाँ पे होगा, और इसका सेंटर यहाँ पे, सेंटर यहाँ पे ये। तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूँ, इसको वाई एक्सिस मान लूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे आएगा, क्योंकि ऊपर का पार्ट नीचे के पार्ट की मिरर इमेज है, तो इस लाइन पे सेंटर ऑफ मास आएगा। ये है सेंटर इसका, इस पूरे का सेंटर, और ये जो है ना ये a/2 है, मतलब पूरे पार्ट का, मतलब ऐसे वाई एक्सिस आपने बनाया ऐसे, और ये इसका सेंटर है, पूरे डिस्क का सेंटर है। तो इसका मास आप क्या लिखेंगे, इसका मास लिखेंगे m1, m1 इज डिस्क, प्लेट है प्लेट, तो मास पर यूनिट एरिया आएगा, तो मास पर यूनिट एरिया में मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के एरिया, आएगा a × 2a, इट इज 2a स्क्वायर। अब कोई पूछे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट, इट इज 0, ये 0 ही बनेगा। अब बात करेंगे इसका, ये जो पार्ट है, ये पार्ट इस तरीके से है, ये कैविटी वाला पार्ट है ऐसा, तो इसका जो मास m2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मास डेंसिटी सिग्मा इंटू ये वाला एरिया। अच्छा ये 2a है तो ये 2a बनेगा, तो ये क्या बनेगा a, ये भी क्या बनेगा, दिस वन इज a। इस पार्ट के एरिया क्या बनेगा, दिस इज पाई, m2 a स्क्वायर बाई 2, m2 जो बना इस पार्ट का मास बना, और मास क्या है डेंसिटी इंटू ये वाला एरिया पाई a स्क्वायर बाई 2। अब पता करना पड़ेगा इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, x2। देखो इस पूरे का सेंटर ऑफ मास बाइसेक्टर पे होता है, और यहां से कितने दूरी पे होता है 4r अपान 3 पाई, ये दूरी है 4r अपान 3 पाई, 4r अपान 3 पाई, लेकिन ओरिजिन तो ये है ना, ओरिजिन तो ये है, ओरिजिन तो इसका सेंटर है, इसका सेंटर मतलब ऐसा है, आपका y एक्सिस ऐसे है और x एक्सिस ऐसे है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होगी, ये दूरी a है, तो ये तो बाइसेक्टर पे था, बाइसेक्टर पे था, तो ये दूरी क्या होगी a/2, इसका मतलब ये जो दूरी होनी चाहिए, दिस वन इज a/2, ये दूरी a/2 है, और ये दूरी क्या है 4r अपान 3 पाई होता है, और r की वैल्यू किसके बराबर है, इसका रेडियस भी तो a ही है, ये भी तो a, ये भी तो a है, मतलब ये होगा 4a अपान 3 पाई दूरी पे। लेकिन x कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, इस पूरे पार्ट के सेंटर ऑफ मास ये है, इसका x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ये दूरी बनेगी, और ये दूरी कैसे आएगी, इस पूरे डिस्टेंस में से इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये पूरा डिस्टेंस क्या है a/2, तो आप क्या लिखेंगे a/2 माइनस ये सब्ट्रैक्ट करो 4a अपान 3 पाई, आ गया, दिस इज x कोऑर्डिनेट्स। अब आपको क्या निकालना है, फॉर्मूला पे जाना पड़ेगा, एक्सियम m1 x1
सिग्मा 2a स्क्वायर इंटू x1 m1 x1 माइनस m2 x2, नेगेटिव है ना, घटाया गया मास, m2 सिग्मा पाई a स्क्वायर बाई 2 इंटू x2, इसको प्लेस कर देना तो m1 माइनस m2 सिग्मा इंटू 2a स्क्वायर माइनस ये वाली वैल्यू सिग्मा इंटू पाई a स्क्वायर बाई 2। अब बाद में सिंप्लीफाई कर देना, जैसे सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। गॉट इट? ओके, तो यहां पे मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूअस मास का सेंटर ऑफ मास निकालना और कैविटी वाले पार्ट का सेंटर ऑफ मास निकालना। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग स्प्रिंग प्रॉब्लम्स।